सॉलिड स्टेट में हमने पढ़ा, सॉलिड स्टेट में हमने क्या पढ़ा, सॉलिड स्टेट में दो तरह के सॉलिड थे हमारे। एक था बच्चों इलेक्ट्रोलाइट, दूसरा होता है नॉन इलेक्ट्रोलाइट। पहली बात तो इनका मीनिंग क्या है, चलो मैं आप सभी को क्लियर कर दूं। बच्चों नॉन इलेक्ट्रोलाइट का मतलब होता है जिसको पानी में डिजोल्व किया, पानी में डिजोल्व होने के बाद ये आपका एज इट इज है, एज इट इज है। यानी कि ग्लूकोज को अगर मैं पानी में डिजोल्व कर दूं, देखो यहाँ पे मैं नॉन इलेक्ट्रोलाइट का एग्जांपल ले रहा हूँ, ठीक है ना। ग्लूकोज, एक सेकेंड, ग्लूकोज, यूरिया, यूरिया अच्छे से लिख देता हूँ, ग्लूकोज, यूरिया, उसके बाद जो भी हम शुगर, शुगर वगैरह होता है, ठीक है ना, ये चीजें, ये सब नॉन इलेक्ट्रोलाइट है। पानी में ऐड करने के बाद ये डिसोल्व, ये डिसोसिएट नहीं होते, ये डिसोसिएट नहीं होते, ठीक है ना। इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं, ध्यान से सुनना। इलेक्ट्रोलाइट वो चीज होती है जिसको हम पानी में ऐड करेंगे, एक मिनट, हाँ, ठीक है ना। देखो इलेक्ट्रोलाइट क्या होती है कि जिसको पानी में ऐड करने के बाद, या तो मान लो कोई सॉलिड में पानी में ऐड कर रहा हूँ, किसी सॉलिड को मैं पानी के अंदर ऐड कर रहा हूँ, पानी में ऐड करने के बाद या तो इसका डिसोसिएशन होगा या तो इसका एसोसिएशन होगा। सर डिसोसिएशन और एसोसिएशन बात समझ में नहीं आई, तो आएंगे वहां पर भी। जितने भी डाउट है आपके, डिसोसिएशन क्या होता है, एसोसिएशन क्या होता है, हर एक चीज का समाधान करूंगा मैं, हर एक चीज का आंसर दूंगा, सो डोंट वरी। सबसे पहली बात देखो, कोई भी सॉल्यूट अगर मैंने, कोई भी सोल्यूट यहाँ पे लिख देता हूं, कोई भी सोल्यूट अगर मैं पानी में डाल रहा हूं और वो सोल्यूट का डिसोसिएशन हो रहा है या एसोसिएशन हो रहा है, तो उसे हम बोलेंगे ये हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। और इसके पहले हमने जो भी पढ़ा नॉन इलेक्ट्रोलाइट था। बच्चों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं आपको दो एग्जांपल से सारी चीजें क्लियर कर दूंगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ, ठीक है ना। सारे बच्चे देखो, मैं बता रहा हूँ वेंट ऑफ फैक्टर बहुत कम बच्चे समझ पाते हैं, या तो अच्छे से पढ़ नहीं पाते, या तो कंसेप्ट वीक होते हैं, या तो कहीं ना कहीं छूट जाता है, ठीक है। तो मैं पूरा डिटेल में पढ़ाऊंगा वेंट ऑफ फैक्टर। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आने के, यहाँ मैं बता रहा हूँ नीट 2020 को वेंट ऑफ फैक्टर से क्वेश्चन आने के बहुत ज्यादा चांसेस है। आपके पास एक सॉल्वेंट है, पानी है, यहाँ पर भी पानी है, दोनों तरफ पानी है यहाँ पर, और आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक तरफ आपने ग्लूकोज ऐड किया, ठीक है, एक तरफ आपके NaCl ऐड किया पानी के अंदर। तो बताओ मुझे, NaCl ऐड करने के बाद पानी के अंदर NaCl का क्या होगा, बोलो। जैसे ही आपने NaCl को ऐड किया, NaCl आपका चला गया Na+Cl- में, यानी कि सर NaCl का डिसोसिएशन हुआ। अगर मैं बात करूं ग्लूकोज की, तो ग्लूकोज का डिसोसिएशन होगा या नहीं होगा, मैसेज करो बच्चों। सिंपल बात है सर, ये डिसॉल्व होगा लेकिन इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। ग्लूकोज आपका पानी में डिसॉल्व होगा लेकिन डिसोसिएट नहीं होगा। सर आप क्या कहना चाहते हो बच्चों, दो चीज पानी में जाने के बाद डिसोसिएट हो जाएगी या एसोसिएट हो जाएंगी, इन्हें हम बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट, या तो इनका डिसोसिएशन होगा बच्चों, या तो इनका एसोसिएशन होगा। अब डिसोसिएशन एसोसिएशन, एसोसिएशन को भी समझेंगे। ग्लूकोज का डिसोसिएशन नहीं होगा, हाँ ये डिसॉल्व होगा, डिसॉल्व होगा पानी में, लेकिन इसका डिसोसिएशन नहीं होगा, इसका डिसोसिएशन नहीं होगा। सभी बच्चों को इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट का डिफरेंस समझ में आया, बोलो। इसके पहले हमने क्या किया था बच्चों, इसके पहले हम नॉन इलेक्ट्रोलाइट का स्टडी कर रहे थे, अब हम स्टडी करेंगे इलेक्ट्रोलाइट का। ध्यान से सुनना, अब आएगा मजा। अब मैंने ले ले इलेक्ट्रोलाइट। बच्चों इलेक्ट्रोलाइट आपके दो तरह से होते, या तो इलेक्ट्रोलाइट आपका डिसोसिएशन करेगा, देखो सेशन थोड़ा बड़ा है आज का और इंपॉर्टेंट है, या तो इलेक्ट्रोलाइट आपका एसोसिएशन करेगा। सर डिसोसिएशन और एसोसिएशन में क्या होगा, तो देखो बच्चों डिसोसिएशन जब होगा ना आपका,
तो डिसोसिएशन आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का होगा, या डिसोसिएशन आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट का होगा। इनका मीनिंग समझाऊंगा मैं। वीक इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या होता है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कैसे होता है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन कैसे होता है बच्चों, हर एक चीज को हम पढ़ेंगे। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते कि सर ये एसोसिएशन क्या है, भाई एसोसिएशन को भी पढ़ेंगे, ध्यान से सुनना। सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूं यहां से कि डिसोसिएशन को पढ़ेंगे हम, और वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन। सर आप चलो स्टार्ट कर देता हूं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट सभी को पता होगा, जो पानी में कंप्लीटली डिसॉल्व होगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर मैं इसके अंदर मान लो 1 मोल, बाहर से 1 मोल NaCl डाल दूं, 1 मोल NaCl ऐड कर दूं। देखो मैं बात कर रहा हूं कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब ये NaCl आपका कंप्लीटली ब्रेक हो जाएगा। अगर मैं 1 मोल NaCl इसके अंदर ऐड कर दूं, वाटर के अंदर, ठीक है ना, तो बच्चों इसको ऐड करने के बाद आप पेन पेपर लोगे। पेन पेपर पता है आप सभी को, आपका पेन होता है, आपका पेपर होता है। आपको 1 मोल का मतलब यानी कि आपको गिवन मास पता होगा, आपको मोलर मास पता होगा, ठीक है ना बच्चों, सारी चीजें आपको पता होगी। आप यहां से क्या करोगे, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को फाइंड आउट करोगे। यानी सर अगर हमें इतना भी पता हो ना, 1 मोल NaCl है, पानी है, बहुत सारी चीजें अगर हमें दे दी, तो हम यहाँ से क्या कैलकुलेट करेंगे बच्चों, पेन पेपर लेके हम कैलकुलेट करेंगे। मान लो मैंने बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, इलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कैलकुलेट किया, वेपर प्रेशर लोअरिंग कैलकुलेट की, तो ये होगी मेरी थेरोटिकल, थेरोटिकल यहाँ पे शॉर्टकट में लिख देता हूं मैं, ठीक है ना, थ्योरेटिकल यहाँ पे लिख दूं, थेरेटिकल, थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मतलब क्या है सर, ध्यान से सुनना बच्चों। देखो आपको मान लो, अगर मैं आपको एक कंटेनर दे दूं और आपको बोलूं उसके अंदर 1 मोल NaCl है, मैंने मेंशन क्या 1 मोल NaCl है, तो आपको गिवन मास पता होगा, मोलर मास पता होगा, मान लो 1 मोल ऑफ NaCl है। तो क्या आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, क्या आप कोलिगेटिव प्रॉपर्टी 1 मोल NaCl की नहीं निकालोगे या नहीं, मैसेज करो हाँ या ना। आपकी जो थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होगी वो बच्चों 1 मोल NaCl के लिए निकालोगे आप, समझ में आया। लेकिन लेकिन होता क्या है, एक्चुअल में क्या होता है बच्चों, ये तो हमने थेरोटिकल निकाली बच्चों, ये तो थेरोटिकल निकाली ना, ये तो थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, चाहे वो कुछ भी आ जाए, हाँ, ये वेपर प्रेशर हो कुछ भी हो, ये थेरोटिकल थी, पेन पेपर से निकाला। लेकिन एक्चुअल में क्या होता है भाई, एक्चुअल में क्या होता है, ध्यान से सुनना। एक्चुअल में ये पानी के अंदर जाने के बाद आपका जो NaCl है वो ब्रेक हो जाएगा, किसमें, Na+ और Cl- में। तो मुझे बताओ NaCl के यहाँ पे कितने मोल है, जल्दी बताओ। 1 मोल ऑफ सोडियम है और 1 मोल ऑफ क्लोरीन है। तो मुझे बताओ हमने कैलकुलेशन के लिए क्या लिया था, 1 मोल लिया था सोल्यूट का, हमने सोल्यूट का 1 मोल लिया था। देखो हमने सोल्यूट का कितना मोल लिया था बच्चों, 1 मोल लिया था। लेकिन क्या हमने सही लिया, या सर हमें सोल्यूट का मोल कितना लेना चाहिए था, मोल्स ऑफ सोल्यूट हमें 2 लेना चाहिए था, जल्दी बताओ इन दोनों में से कौन सी बात सही है। अगर मुझे मुझे कोई भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कैलकुलेट करनी है, तो क्या मैं यहाँ पे 2 मोल लू NaCl के, या 1 मोल लू, यानी सोल्यूट आपका 1 मोल लेना चाहिए, या सर 2 मोल सोल्यूट लेने चाहिए। क्योंकि आपको पता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। मेरी बात याद आ रही है सभी को, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करती है। आपके सॉल्यूशन अंदर आपको लगता था कि सर 1 ही मोल NaCl है, आपने इसको इस तरह से देखा NaCl को, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि आप इसको इस तरह से मत देखो, आप पानी के अंदर इसको देखो Na+Cl-। लेकिन जब आपने चेक किया, जब आपने रियलिटी में चेक किया, आपकी जो थेरोटिकल थी ना, थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी, और ये वाली जो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी इसको मैं बोलूंगा एक्सपेरिमेंटल या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी ये दोनों के दोनों अलग आएगी। सर ऐसा कैसे हुआ, मतलब मैं क्या कहना चाहता हूं, देखो एक्सपेक्टेशन हमने क्या रखे थे NaCl से कि डिसोसिएशन हमने कंसीडर ही नहीं किया था। अब कनेक्ट हो रहा है सभी को। जब मैंने कोलिगेटिव प्रॉपर्टी निकाली
तो मैं बस इस एक मोल को देख रहा था, मैं ये नहीं देख रहा था कि डिसोसिएट भी होता है। क्या आप समझ में आया? देखो, जब मैं इस एक मोल को देखता हूं तो वो थी मेरे थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, लेकिन एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या थी सर? वो तो दो थी ना, मतलब वो किस कैसे दो थी? क्योंकि सर यहाँ पे दो मोल है, लेकिन हमने डिसोसिएशन कंसीडर नहीं किया, तो ये थी हमारी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन अगर आपने डिसोसिएशन कंसीडर किया तो ये थी आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों आप ही मुझे बताओ, थ्योरेटिकल करेक्ट है या ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी करेक्ट है? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। आपको समझ में आ रहा है ना कि हमने डिसोसिएशन, देखो इसके पहले मैंने ना एसोसिएशन का नाम लिया ना डिसोसिएशन का नाम लिया, लेकिन अब मैं बोल रहा हूं कि अगर मैं आपसे कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पूछूं, देखो मैं वापस से आपको बता देता हूं, ठीक है ना? थोड़ा धीरे पढ़ाऊंगा, एक सेकेंड ना। देखो, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपके नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है। किस पे? नंबर ऑफ सोल्यूट पे डिपेंड करती है, ठीक है? ये बात आपको अच्छे से आनी चाहिए। एक कंटेनर में आपका NaCl है और आपको पता है एक मोल है, एक मोल NaCl। तो जब आप कैलकुलेशन करोगे तो आप NaCl को कितना लेके चलोगे? 1 मोल। लेकिन ये था थ्योरेटिकल तरीका, ये तो हमने बस NaCl को देखा, बाकी कुछ नहीं देखा। ये था थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। लेकिन बच्चों एक्चुअल में क्या होता है? एक्चुअल में ये NaCl डिसोसिएट होता है आपका, और अगर NaCl डिसोसिएट होता है तो NO प्लस भी मिलता है, और Na प्लस के साथ क्या मिलता है? Cl माइनस। तो बच्चों अगर यहाँ पे हमने अच्छे से देखा जाए तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल पे। यहाँ पे हमने एक ही सोल्यूट पार्टिकल कंसिडर किया, बट एक्चुअल में वो एक नहीं, कितने बोलो? 1 + 1 यानी कि 2 है। तो मुझे बताओ, अगर मैं NaCl की बात करूं, अगर मैं NaCl की बात करूं देखना, अगर मैं थ्योरेटिकल 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 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करो, ऑब्जर्व ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो मुझे बताओ ये दोनों इक्वल नहीं है। हाँ, NaCl के लिए, NaCl के लिए ये दोनों चीजें इक्वल नहीं है। कब इक्वल आएगी रे बताओ? अगर मैं अगर मैं थ्योरेटिकल प्रॉपर्टी को 2 से मल्टीप्लाई करूं तो ये दोनों चीजें इक्वल आ जाएगी फॉर NaCl। ध्यान से सुनना, अगर ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करूं तो वो कितनी थी? 2 मोल थी। और थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कितनी थी अपनी? 1 मोल थी। और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आपने कितनी थी बच्चों? 2 मोल थी। तो ऑब्जर्व और थ्योरेटिकल को अगर मुझे इक्वल करना है तो मैं क्या करूंगा? मैं इस 2 से मल्टीप्लाई करूंगा। मेरी बात समझ में आई? 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो आपकी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी अब इक्वल हो जाएंगी। और जिस फैक्टर से मैंने मल्टीप्लाई किया, इसी फैक्टर को बोला जाता है वेंट ऑफ फैक्टर। याद रखना, वेंट ऑफ फैक्टर एक कंसेप्ट है, वो हम क्यों यूज करते हैं? ये इसलिए यूज करते हैं कि जो आपकी थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी थी और जो डिसोसिएशन के बाद कोलिगेटिव प्रॉपर्टी मिली, ये दोनों हम इक्वल कर सकते हैं। कब? जब हम वेंट ऑफ फैक्टर हमें पता हो। तो वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है बच्चों? इसको रिप्रेजेंट करते आई से, कोई भी नंबर हो सकता है। मैं बहुत सारे एग्जाम्पल ले लूंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या बताना चाहता हूँ, ठीक है ना? देखो यहाँ पे लिख देता हूं आई वेंट ऑफ फैक्टर। तो आई आपका आ जाएगा बच्चों, आई आपका आ जाएगा, बोलो ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ऑब्जर्व या फिर मैं बोलूं एक्चुअल, यहां पे लिख दूं एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल 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 कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। बच्चों ये था आपका वेंट ऑफ फैक्टर। ध्यान देना, आई आपका क्या होता है? आई आपका इन दोनों को इक्वल करने की कोशिश करता है। आई कैसे आया, समझ में आया? यहाँ पे आई आपका होता है एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। मैं एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, ठीक है ना बच्चों? एक और एग्जांपल ले लेता हूँ, आप सभी को सारा बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आप अच्छे से सुनते जाओ, ठीक है ना? बस आप अच्छे से सुनते जाओ, ध्यान से सुनना, ठीक है ना? देखो एक सेकेंड, इसको मैं घटा देता हूँ, ये कुछ इस तरह से हट गया। अब ध्यान से सुनो, अगर आपसे कोई पूछे देखो अगर आपसे कोई पूछे, यहाँ पे मैं लिख दूं, अच्छा अगर आपसे कोई पूछे MgCl2 के लिए, MgCl2 के लिए आप वेंट ऑफ फैक्टर बताइए आई कितना होगा? तो देखो MgCl2 अगर आपको दिखाई दे बच्चों, ध्यान से सुनना,
अगर आपसे कोई पूछे MgCl2 के लिए I कितना होगा, वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा, तो देखो एक्चुअल में अगर मैं इसको थेरोटिकल बोलूं तो सर ये 1 मोल है, तो थेरोटिकल कोलिगेटिव अगर इसका आई निकालना है ना, तो देखो इसको ब्रेक डाउन करो, ब्रेक डाउन करने के बाद क्या क्या बनेगा, इसको ब्रेक डाउन करने के बाद क्या क्या बनेगा, तो बनेगा सर एक मैग्नीशियम +2 बनेगा, कितने क्लोरीन बनेंगे, 1 और 2, तो ये कितने मोल है बोलो, 1 2 और 3, तो आप एक काम करो 3 से मल्टीप्लाई करो किसे, थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, आ जाएगी आपकी ऑब्जर्व कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी इसका वेंट ऑफ फैक्टर कितना होगा बोलो, MgCl2 का वेंट ऑफ फैक्टर आपका 3 है। समझ में आ रहा होगा सबको। एक और एग्जांपल, मैं सीधे ट्रिक बता रहा हूँ वेंट ऑफ फैक्टर कैसे बता सकते हैं हम किसी भी सॉल्ट का। आगे बढ़ते, मान लो, ध्यान से सुनना, मान लो आपके पास ये वाली चीज है AlCl3, इसको ब्रेक करो, ब्रेक करने के बाद क्या मिलेगा सर, एक एल्यूमिनियम मिलेगा +3 में, और क्लोरीन कितने मिलेंगे, 3 Cl- मिलेंगे, तो 3 और 1 कितना, ये एक एल्यूमिनियम और ये 3, तो 1 और 3 कितना, आप बोलोगे सर 4, तो इसका वेंट ऑफ फैक्टर आपका आई आ गया, कितना बोलो, 4 आ गया। सभी बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर निकालना आ गया, मैसेज करो हाँ या ना। डिफिकल्ट है या आसान है, आपको बस डिसोसिएट करना है, जो भी होगा वो आपका करेक्शन फैक्टर या वेंट ऑफ फैक्टर होगा। क्या सभी बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आया, बोलो कैसे निकालते हैं किसी भी सॉल्ट के लिए, बोलो जल्दी यस और नो, क्लियरली बताओ। समझ में आया ना, 3 और 1 4, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते, अभी तक हमने यही पढ़ा, हाँ अभी अभी नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट देखो, अगर मैं इसकी बात करूं K4 FeCN6 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, तो डर मत जाना, ठीक है ना भाई, कोई होता है ये डिफिकल्ट कुछ नहीं होता बच्चों, इसको ब्रेक करना है, तो बोलो कितने पोटेशियम है, 4 है ना, तो एक K+, दूसरा K+, थर्ड और फोर्थ K+ है, 4 है, और इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, CN6, इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, -4, तो देखो ये आपका 1 हो गया, ये पूरा के पूरा 1 और ये 4, तो बोलो वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया इसका, जल्दी बताओ वेंट ऑफ फैक्टर कितना आया, 4K+, ये 4K+, ठीक है ना, और प्लस ये वाला एक, तो ये वाला एक, ये 4 और एक 5, तो इसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर आपका कितना आ गया बोलो भाई, 5 आ गया। सभी बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आया कैसे निकालते हैं, बोलो हाँ या ना। सभी बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर समझ में आया, वेंट ऑफ फैक्टर हम कैसे निकाल सकते हैं, बोलो यस और नो, सारे बच्चे मैसेज करके बताओ, सारे बच्चों को वेंट ऑफ फैक्टर क्लियर है कि एक किस तरह से बता सकते हैं कि कितना चेंज है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी में, थ्योरेटिकल और ऑब्जर्व। आगे बढ़ते हैं, अब काम की चीज सुनो सारे बच्चे, अब तुम सीधे फास्ट बताना मुझे वेंट ऑफ फैक्टर क्या आएगा, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूं मैं AlF3, ये वाला एक एग्जांपल, और ये वाला क्या है बोलो, MgCl2 हो गया आपका, NaCl भी हो गया, BaCl2, भाई इसको ब्रेक करो, सर 3 और 1 4, इसका वेंट ऑफ 4, 2 और 1 3, ठीक है ना, 1 और 1 2, 2 आ गया, इसका कितना आएगा, 2 और 1 3, इसका वेंट ऑफ आएगा 3। तो क्या आप सभी को आई की वैल्यू समझ में आई, मैसेज करो। अगर किसी को वेंट ऑफ फैक्टर में डाउट हो तो बच्चों मैसेज करके बताओ कि सर हाँ ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया। वेंट ऑफ फैक्टर क्या होता है, फाइनली आपको मैं कुछ फॉर्मूले बताने वाला हूँ अभी वेंट ऑफ फैक्टर के। सबसे पहले तो सबसे फर्स्ट फॉर्मूला आपका वेंट ऑफ का आता है कि एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो यहाँ पर आता है वेंट ऑफ फैक्टर इज इक्वल टू एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थ्योरेटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये था वेंट ऑफ फैक्टर। बच्चों कुछ कुछ बुक्स में ऐसा भी लिखा होता है कि एक्चुअल मोलर मास, एक्चुअल या फिर नॉर्मल मोलर मास, एक्चुअल बोलने से अच्छा मैं बोलूं नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल 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 मोलर मास, एबनॉर्मल मोलर मास, यानी कि हमें एक्सपेक्टेड था नॉर्मली इतना आना चाहिए था, लेकिन वो देखो नॉर्मल तो ये होता है ना, नॉर्मल यानी कि आपका एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी होती है, ठीक है ना, और एबनॉर्मल यानी कि थ्योरेटिकल,
थेरोटिकली आपका आंसर गलत हो सकता है, ठीक है ना, लेकिन अगर आपने नॉर्मल चेक किया तो नॉर्मल मोलर मास ज्यादा होगा। वो डिपेंड करेगा आपकी एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कौन सी, एक्सपेरिमेंटल होगा। और थेरोटिकल कोलिगेटिव को, थेरोटिकल कोलिगेटिव का क्या मतलब है बच्चों, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है जो हमने पेन पेपर से निकाली। तो एबनॉर्मल मोलर मास पेन पेपर से आएगा जो कि थोड़ा गलत होगा, ठीक है ना। तो याद रखना वेंटो फैक्टर इन टर्म्स ऑफ मोलर मास में आपको याद रखना है नॉर्मल मोलर मास डिवाइडेड बाय एबनॉर्मल मोलर मास, या फिर I इज इक्वल टू एक्चुअल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी डिवाइडेड बाय थेरोटिकल कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। सभी बच्चों को ये दो फॉर्मूले समझ में आए, बोलो। ये दो फॉर्मूले क्लियर है, यस और नो, बताओ जल्दी से। डिसोसिएशन के बाद आप सबको समझ में आया, ये जितने भी मैंने स्ट्रॉन्ग डिसोसिएशन के केस बताए वहां पे आप वेंटो फैक्टर निकाल सकते हो, ठीक है ना। कोई भी नया एग्जांपल दे दे तो आप उसको ब्रेक करके चेक करो कितने मोल्स बनते, जितने भी मोल्स बनेंगे, जितने भी आयंस डिसोसिएट होंगे वही होगा उसका वेंटो फैक्टर। बच्चों आते हैं एसोसिएशन की तरफ। सर एसोसिएशन क्या होता है? चलो बच्चों, अगर मैं एसिटिक एसिड ले लूं, यानी ये वाला CH3 C डबल बॉन्ड O OH, बच्चों ये क्या करता है पता है? अगर मैं एसिटिक एसिड को बेंजीन के अंदर डाल दूं, बेंजीन के अंदर, तो यहां पे होता है बच्चों देखो OH, सुनना, डबल बॉन्ड O CH3। देखो इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, यहां पर भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। ये आपका होता है एसिटिक एसिड, ये होता है एसिटिक एसिड। लेकिन अगर एसिटिक एसिड को मैं बेंजीन की, बेंजीन के अंदर डाल दूं तो हो जाएगा डाइमर। तो दो यूनिट उसके एक साथ जुड़ जाएंगे, यानी दो से मिलके एक मॉलिक्यूल आपका बनेगा। मेरी बात ध्यान से सुनने की कोशिश करना। देखो जो आपका एसिटिक एसिड होता है ना, एसिटिक एसिड, बच्चों ये एसिटिक एसिड जो होता है ना, ये क्या करता है बेंजीन में जाने के बाद अपने अपने मॉलिक्यूल के साथ डाइमर बना देता है, डाइमर बना देता है। यानी कि क्या होगा, यानी होगा क्या एक्चुअल में, सुनना अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, सब समझ में आ जाएगा, ध्यान से सुनो। देखो होता क्या है बच्चों, सुनना, जो कि काम की चीज है। अगर मैं यहां पे बात करूं, अगर मैं यहां पे बात करूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं। अगर मेरे पास 10 मोल है एसिटिक एसिड के CH3, देखो यहां पे लिख देता हूं 10 मोल है CH3 C डबल बॉन्ड O OH। तो आप मुझे बताओ, अगर बेंजीन के अंदर मैं इनको डाल दूं, बेंजीन के अंदर, तो बताओ इसका डिसोसिएशन होगा या एसोसिएशन होगा? तो आप बोलोगे सर इसका एसोसिएशन होगा। और अगर आपने 10 मोल ऐड किए तो कितने मिलेंगे हमें? 5 ही मोल मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है एक मॉलिक्यूल दूसरे के साथ क्या होता है, डाइमराइज कर जाता है। तो 10 मॉलिक्यूल मिलके कितने मॉलिक्यूल बनाएंगे बताओ? 10 5 मॉलिक्यूल बनाएंगे। ये बात सबको समझ में आई? इसका मतलब होता है एसोसिएशन होना, यानी कि 10 भेजे तो मिले कितने? 5। ये होता है बच्चों एसोसिएशन। देखो हमने 10 मॉलिक्यूल ऐड किए और 10 से मिलके कितने हो गए? 5 हो गए, यानी डाइमर बन गए। क्या बन गए? डाइमर बन गए। तो क्या आप सभी को एसोसिएशन का मीनिंग समझ में आया? जल्दी बताओ। आपने 10 किए थे, मिले 5, ठीक है ना। दोनों केस मैं आपके सामने लिख के दे रहा हूं, सुनो, सारे केसेस आपके सामने, ठीक है ना। हाँ फिर मजा आएगा आपको भी। देखो डिसोसिएशन में क्या होता था, आपने MgCl2 लिया, मान लो ये एक था, मान लो ये 1 मोल था। अब एक से कितने बनेंगे सर? एक तो Mg+2 बनेगा और बाकी दो क्या बनेंगे? Cl-। तो यानी कि सर एक से 3 बने, एक से कितने बने? 3 बने, एक से 3 बने। अगर मैं यहीं पे एसिटिक एसिड ले लूं, एसिटिक एसिड ले लूं, तो यहाँ पे एक है, तो भाई अगर 1 मोल है तो कितने बनेंगे? एसोसिएशन, यानी कि आधा मोल एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड बनेगा जो भी डाइमर कर जाएगा। मतलब पहले तो मान लो 10 था, मान लो यहाँ पे ले लेता हूँ 10 मोल है, 10 मोल है, तो यहाँ पे कितने मिलेंगे हमें? 5 मिलेंगे, 5। तो दिस कॉन्सेप्ट इज नोन एज एसोसिएशन। देखो एसोसिएशन में 10 से 5 हो रहे हैं, ठीक है ना बच्चों, और डिसोसिएशन में 1 से 3 हो रहे हैं। तो क्या आप सभी को डिसोसिएशन और एसोसिएशन का मीनिंग समझ में आया? बोलो भाई यस और नो, इज इट क्लियर और नॉट?
क्लियर है सभी को? देखो डिसोसिएशन में होता है, हमने दो एक मोल ऐड किया तो हमें 4 भी मिल सकते हैं, 5 भी मिल सकते हैं, लेकिन भाई एसोसिएशन का जो एग्जांपल मैंने लिया वही आपको करना है, बाकी कोई नहीं करना। अगर एसिटिक एसिड को मैं पानी में डाल दूं तो आपका एसिटिक एसिड डाइमराइज हो जाएगा, और इसी को हम बोलेंगे एसोसिएशन होना। यानी 10 थे तो 5 बनेंगे। भाई आगे बढ़ते हैं अभी। अब ध्यान से सुनना मैं सारे क्वेश्चन। कोई डाउट है क्या प्रणव? ठीक है ठीक है, ध्यान से सुनो। अगर वेंटो फैक्टर 1 के बराबर रहा तो नो डिसोसिएशन एंड नो एसोसिएशन। अगर आई की वैल्यू ज्यादा है 1 से तो आप ही मुझे बताओ, भाई आप ही मुझे बताओ, हम 2 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, 4 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो वो हमारा डिसोसिएशन था। क्या था? डिसोसिएशन। लेकिन याद रखना, अगर आई हमारा छोटा हो 1 से तो इसे हम बोलेंगे एसोसिएशन है, इसे हम बोलेंगे एसोसिएशन। ये 3 चीजें आपको अच्छे से याद रखनी है। अगर आई 1 के बराबर है तो नो एसोसिएशन नो डिसोसिएशन, अगर आई 1 से ज्यादा है तो डिसोसिएशन, और अगर आई 1 से कम है तो एसोसिएशन। क्या सभी बच्चों को यहां तक की क्लियर है ये बातें? बोलो यस और नो। कोई किसी को कोई डाउट है? डिसोसिएशन में नंबर बढ़ते हैं तो आई की वैल्यू भी बढ़ेगी, समझ में आया ना? और एसोसिएशन में नंबर कम होते हैं तो आई की वैल्यू 1 से कम आएंगी। यानी आपने एक मॉलिक्यूल भेजा तो वो आधा बन जाएगा। समझ में आया सबको? अब ध्यान से सुनो, अब ध्यान से सुनो। देखो मैंने अभी तक क्या पढ़ाया आपको? मैंने आपको क्या पढ़ाया? डिसोसिएशन और एसोसिएशन। बच्चों आपको दो फॉर्मूले याद रखने, मैं सीधे बता रहा हूं आपको, ठीक है ना? अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट आया, और वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अगर आपसे कोई पूछे कि वेंटॉफ फैक्टर क्या होगा, और अगर आपसे कोई पूछे एसोसिएशन, देखो डिसोसिएशन, देखो यहां पे लिख देता हूं मैं फॉर्मूले, देखो। अब वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिसोसिएशन के लिए अगर आपको वेंटॉफ फैक्टर पूछे, या वीक इलेक्ट्रोलाइट के एसोसिएशन के लिए अगर आपसे कोई वेंटॉफ फैक्टर पूछे, तो बच्चों मैं सीधे आपको बता दूं, वैसे मैं फॉर्मूला लगा विदाउट फॉर्मूला भी आपको प्रॉब्लम करवा दूंगा, ठीक है ना? लेकिन देखो फॉर्मूला सीधे बता रहा हूं मैं बच्चों। बच्चों यहाँ पे होता है फॉर्मूला, आई इज इक्वल टू होता है, ध्यान से सुनना, यहाँ पे होता है अल्फा इज इक्वल टू, सुनना अल्फा से बता रहा हूं मैं, अल्फा इज इक्वल टू, अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन, आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन। ध्यान से सुनना, आई इज, देखो अल्फा इज इक्वल टू आई माइनस वन डिवाइडेड बाई एन माइनस वन, सारे टर्म्स में समझा दूंगा। और अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अल्फा इज इक्वल टू एसोसिएशन के लिए 1 माइनस, देखो यहाँ पे एसोसिएशन के लिए आपको क्या करना है, यहाँ पे एसोसिएशन के लिए आपको क्या करना है, ये उल्टा भी किया आपने तो भी फॉर्मूला चलेगा, ठीक है ना? यानी उल्टा सुल्टा कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, फिर भी मैं लिख देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे देखो सेम फॉर्मूले दिखने चाहिए सब, इसीलिए मैं इसको सेम तरह से लिखूंगा। यहाँ पे लिखूंगा 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, और यहाँ पे लिखूंगा मैं 1 माइनस आई 1 माइनस वेंट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 अपॉन एन। देखो 1 अपॉन एन की वाया वगैरह ये बातें अभी कोई जरूरत नहीं है हमें इसको डिटेल में जाने की। अगर फॉर्मूला आपको याद हो रहा है तो अच्छी बात है, अगर नहीं भी हो रहा तो भी अच्छी बात है, क्योंकि मैं प्रॉब्लम अच्छे से करवा दूंगा। सुनो, दो फॉर्मूले बनाए हमने वीक इलेक्ट्रोलाइट के, क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट है, कंप्लीट तो डिसोसिएट नहीं होगा, ना तो ये कंप्लीट डिसोसिएट होगा, ना तो ये कंप्लीटली एसोसिएट होगा। तो सर इनके लिए हमने दो फॉर्मूले बनाए। पहले तो मैं, देखो फॉर्मूले की भी जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी फॉर्मूले पता होना चाहिए। देखो 1 माइनस वेंट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन, एन यानी कि मोल्स, कितने मोल्स प्रोड्यूस हुए, और अल्फा होता है आपका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। याद रखना, आपको अल्फा निकालने के लिए पूछा जा सकता है कि वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा निकालो, तो आप करोगे 1 माइनस वेंट ऑफ फैक्टर डिवाइडेड बाई 1 माइनस एन। और अल्फा हम दूसरे तरीके से, अगर एसोसिएशन हो तो फॉर्मूला क्या यूज करोगे, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस 1 बाय एन। ये दो फॉर्मूले आपको घर पे जाके थोड़ी प्रैक्टिस करनी है, ठीक है ना बच्चों? चलो मैं थोड़ा अभी एग्जाम्पल की तरफ बढ़ता हूँ, ठीक है ना? तो आपको समझ में आएगा कि मैं एक्चुअल में क्या बताना चाहता हूँ बच्चों, और सच में मजा आ जाएगा आपको। मान लो एग्जाम्पल नंबर 1,
NaCl जो है आपका 60% डिसोसिएट हुआ। कोई बता सकता है मुझे NaCl क्या यहाँ पे, क्या NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बताओ। अब इस केस में NaCl आपका स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है या वीक है वो बताओ। मैं आज देखना चाहता हूं कि आप स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या अभी भी कंफ्यूज हो, बोलो। पहले तो बताओ ये स्ट्रॉन्ग है या वीक है। मैं आपको पहले तो बता देता हूं स्ट्रॉन्ग वीक क्या होता है। देखो, अगर मेरे पास NaCl है जो कि पूरा डिसोसिएट हो गया Na प्लस में और Cl माइनस में, ये होगा मेरा स्ट्रॉन्ग, पूरा डिसोसिएट हो गया 100% डिसोसिएशन। लेकिन NaCl है जो पूरा डिसोसिएट नहीं हुआ, यहाँ पे 40% बाकी है और यहाँ पे चला गया आधा, मतलब यहाँ पे 60% डिसोसिएट हुआ, तो ये इस केस में आपका वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा क्योंकि ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं हुआ, ये रिवर्सिबल रिएक्शन होगी वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में। तो आई होप आपको कंसेप्ट ऑफ वीक और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्लियर है। अब 60% डिसोसिएट का मतलब क्या होता है भाई? भाई मजा आ जाएगा, ध्यान से सुनो। मान के चलो, लेट अज्यूम, देखो, लेट अस अज्यूम, और आपसे पूछा वेंटो फैक्टर बताओ। NaCl आपका 60% डिसोसिएट हुआ और उन्होंने बोला आई बताओ आपका वेंटो फैक्टर कितना होगा। सबसे पहले तो मैं आपको फॉर्मूले से करके दिखाता हूं। फॉर्मूले से देखो, अगर डिसोसिएशन की बात चल रही है तो आपका अल्फा होगा, अल्फा इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, अल्फा इज इक्वल टू बच्चों, अगर डिसोसिएशन की बात चल रही है तो अल्फा इज इक्वल टू आपका होगा, यहाँ पे देखो, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय 1 माइनस एन। बच्चों अल्फा कैसे निकाले, ये सवाल सबके दिमाग में आता है ना। तो डिसोसिएशन को इससे डिवाइड कर दो 100 से, तो कितना बनेगा, 6 पॉइंट कितना बनेगा, 0.6। ये बन गया आपका अल्फा। याद रखना अल्फा कैसे निकाला मैंने, जितना भी परसेंटेज है 60% उसको 100 से डिवाइड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा 0.6। ये हो गया आपका अल्फा। अब अल्फा के बाद आपको क्या लिखना है, इज इक्वल टू 1 माइनस आई डिवाइडेड बाई 1 माइनस, अब n कितना होगा सर, कितने मोल्स, n कितना होगा, NaCl को ब्रेक करो तो क्या बनेगा, Na प्लस और Cl माइनस। तो कितने बनाए बोलो, 2, वेरी गुड, 2 बनाए ना, तो ये होगा आपका n। तो n कितना है, 2 है। तो इसको सॉल्व करो, आंसर देखो कितना आएगा। देखो यहाँ पे आ जाएगा 0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस 2 कितना, -1। सो 1 माइनस ये वाला ऐसा चीज आ जाएगी। बच्चों ये -1 इधर आने के बाद क्या हो जाएगा, +1, डिवाइड इधर आ जाने के बाद मल्टीप्लाई, तो ये बन जाएगा -0.6 इज इक्वल टू 1 माइनस आई। तो बच्चों इसका अप्रोक्सीमेटली मैं आपको आंसर बता दूं, आई इसका आ जाएगा 1.6, वेंट ऑफ फैक्टर इसका आ जाएगा 1.6। तो आई डोंट नो ये समझ में आया होगा मेरे हिसाब से सबको। अगर नहीं आया तो देखो मैंने क्या क्या बता रहा हूं। आई देखो डिसोसिएशन है तो ये वाला फॉर्मूला। अब एन कैसे निकाले, इसको ब्रेक कर दो तो 2 आंसर आएगा। अल्फा कैसे निकाले, तो 60% को 100 से डिवाइड कर दो तो आपका अल्फा आ जाएगा 0.6। सॉल्व करने के बाद आपका जो आई आएगा बच्चों, वेंट ऑफ फैक्टर, वो 1.6 आएगा। लेकिन मुझे नहीं लगता इस तरीके से आपका टाइम बचेगा। मैं किस तरीके को प्रिफर करवाना चाहता हूं, या आप, मैं ये चाहता हूं कि आप किस तरीके को प्रिफर करो। मैं 2 एग्जांपल आपके सामने लिख देता हूं, फिर आप सॉल्व करने की कोशिश करना और बताना कि क्या आपका आंसर आ रहा है। सबसे पहला तो ये देखो, NaCl आपका 60% नहीं, NaCl आपका, या NaCl नहीं लेता, MgCl2 लेता हूं मैं। MgCl2 आपका डिसोसिएट होता है, 40% डिसोसिएट होता है। तो आप बोलोगे इसके लिए अल्फा कितना आएगा, अल्फा आएगा 0.4। तो 0.4 इज इक्वल टू, यानी कि अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस आई अपॉन 1 माइनस एन। तो देखो 1 माइनस क्या, 1 माइनस आई डिवाइडेड बाय एन कितना है भाई, 1 2 3, एन कितना है 1 माइनस 3। तो आप सॉल्व करने के बाद 3 कैसे लिया समझ में आया सबको, अरे 3 कैसे लिया समझ में आया सभी को, n 3 कैसे लिया समझ में आया सभी को, वेरी गुड, 3 कैसे लिया समझ में आया। MgCl2 को ब्रेक करो, MgCl2 को ब्रेक करो तो 1 मैग्नीशियम मिलेगा और 2 क्लोरीन मिलेगा, ये हो गया 3। अब बात आती है सर अल्फा कैसे निकाले। तो बच्चों देखो आई आपको निकालना है,
अल्फा कितना है 0.4, ये 1 माइनस आई आ जाएगा, ये 1 माइनस 3 कितना -2, तो भाई -2 इधर जाने के बाद इसको मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाएगा -0.8 इज इक्वल टू 1 माइनस ये आई। तो बच्चों आई आपका आ जाएगा 1.8। ये था आपका आंसर। लेकिन क्या आपको ये तरीका सही लगा? चलो किसी को सही भी लगा होगा, लेकिन मेरे पास इससे अच्छा तरीका क्या है वेंट ऑफ फैक्टर निकालने का। मान के चलो मेरे पास 100 MgCl थे बच्चों, मान के चलो मैं कैसे निकालता हूं वेंट ऑफ फैक्टर। मान के चलो मेरे पास 100 थे, 100 MgCl थे, अब 40% डिसोसिएट हो गए। यहां पे ले लेता हूं मैं, डिसोसिएट कितने हुए बताओ, 40 हुए, तो बचे कितने बोलो बच्चों, रिमेनिंग कितने बोलो भाई, रिमेनिंग कितने हैं जल्दी बताओ। सर 60 रिमेनिंग है। भाई मेरा तरीका समझो, 100 में से 40 डिसोसिएट हुए, बचे कितने 100। अब 40 डिसोसिएट हुए तो डिसोसिएट कितने में होंगे वो बताओ, 40 कितने में डिसोसिएट हो गए बताओ जल्दी से। 1 MgCl अगर 3 में डिसोसिएट होता है, 1 MgCl2 अगर आपका Mg प्लस 2Cl माइनस में डिसोसिएट होता है 3 में,